सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। जैसे कि आप जानते हैं वेस्ट बंगाल जेईई का 2020 का रिजल्ट रिसेंटली अनाउंस हो चुका है और उसके साथ साथ बोर्ड ने आपको नई काउंसलिंग सिस्टम भी दी है, उसके नोटिफिकेशन भी इशू किया है। तो देखेंगे कि क्या क्या है उसमें बदलाव हुए हैं। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर जैसे यूजी कोर्सेज के एडमिशन सिस्टम क्या होगी, फ्रीज और अपग्रेड जैसे ऑप्शंस क्या होंगे। तो चलिए जान लेंगे इस वीडियो में कि क्या है सिस्टम। स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जान लेंगे कि वेस्ट बंगाल जेईई 2020 की जो नई काउंसलिंग सिस्टम है उसके क्या-क्या हाइलाइटेड पॉइंट है या फिर कोई नोटेबल जो पॉइंट है उस पर हम थोड़ा-सा ध्यान देंगे। तो पहली बात है कि इस बार 2 सेपरेट अनकनेक्टेड काउंसलिंग सिस्टम्स होगी। एक आपकी जो वेस्ट बंगाल जेईई 2020 जो रैंक होल्डर है उनके लिए और एक जेईई रैंक होल्डर के लिए या फिर जो भी सेंट्रल सिस्टम से जो एंट्रेंस देकर आएंगे स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर के लिए भी कुछ होंगे, तो उनकी जो काउंसलिंग होगी वो सेपरेट होगी और आपकी जो वेस्ट बंगाल जेईई 2020 के अंडर होगी उसकी सेपरेट होगी। फिलहाल जो नोटिफिकेशन पूरे दिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वो आपके वेस्ट बंगाल जेईई 2020 के लिए दिए है। दूसरी बात है कि काउंसलिंग फीस में थोड़ा-सा बदलाव इस साल किया है। अगर आप वेस्ट बंगाल जेईई 2020 के अंडर रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको कोई फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। जेईई के अंडर आप जब करोगे, जब उनका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ₹500 चार्ज उस समय लगेगा। वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर किया है आरसी की बजाय। रिपोर्टिंग सेंटर जो फिजिकल आपको रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ जाना पड़ता था, अब उसे कैंसल किया है उसे। और कोविड-19 के चलते आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअली ही आपका रिपोर्टिंग हो, उसका पूरा ख़्याल इस सिस्टम में रखा गया है। तो आपको दूसरी एक बात है कि आपको चॉइस लॉकिंग का जो पिछली बार था आपका, अगर आपने चॉइस लॉक नहीं किए तो सिस्टम अपने आप उसे लॉक कर देती है एक तय सीमा के बाद, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको खुद आपके चॉइस लॉक करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप ओ राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। ओ राउंड में आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं होगा। दूसरी बात है रजिस्ट्रेशन आप किसी भी समय में कौन से भी राउंड के शुरुआत में आप कर पाओगे। अगर फर्स्ट राउंड होने के बाद भी आप चाहे तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया किसी राउंड होने तक तो आप जितने भी राउंड होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो तीनों राउंड की शुरुआत में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर इस सिस्टम में एंटर कर सकते हो। आगे देखेंगे कि जैसे कि मैंने कहा काउंसलिंग सिस्टम की 2 सेपरेट काउंसलिंग वो लेने वाले हैं। तो पहली है कि जो वेस्ट बंगाल जेईई 2020 के रैंक होल्डर है उनके लिए जो अलग है, जो जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, और जो कि जेईई मेंस या फिर जो भी सेंट्रल की दूसरी सीईटीज होती है उनके अंडर जो आएंगे स्टूडेंट्स, उनके अंडर जो एडमिशन लेना चाहोगे, ज्यादातर मुझे लगता है कि 10% जगह होती है ना अनएडेड कॉलेजेस में, वो जेईई से भरी जाती है और उनका काउंसलिंग अलग होगा। सेपरेट काउंसलिंग का डिटेल भी आपको जैसे ये नोटिफिकेशन इश्यू किया है उन्होंने उसी प्रकार का सेम नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सेम प्रोसीजर होगा, उनके स्टेप्स भी सेम होंगे, सिर्फ उनका काउंसलिंग का पीरियड अलग होगा और रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ₹500 चार्ज देना पड़ेगा और काउंसलिंग का एक ही राउंड होगा। फिलहाल तो इतनी जानकारी उन्होंने दी है। बात करते हैं, फिर से आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, और वो है वेस्ट बंगाल जेईई 2020 के रैंक होल्डर के लिए जो काउंसलिंग होने वाली है उसके बारे में। तो चलिए डिटेल में जान लेंगे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिनको भी काउंसलिंग सिस्टम में शामिल होना है, जिनको भी अलॉटमेंट चाहिए, उनको कभी ना कभी रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब फर्स्ट राउंड के बिगिनिंग में करो, सेकंड राउंड के बिगिनिंग में करो, लेकिन थर्ड राउंड के जहां पे आप एंट्री करना चाहते हो वहां करो। लेकिन अगर आपने फर्स्ट राउंड के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो हो सकता है कि जो फील्ड वैकेंसी है या फील्ड जगह है वो आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ जितनी वैकेंसी बची है उस राउंड के लिए उतने ही आपको अलॉटमेंट के लिए रहेंगे। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप फर्स्ट राउंड से ही रजिस्ट्रेशन पूरा कर लो, बीच में एंट्री करने की चेष्टा ना करें। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको विशेष ध्यान दिया गया है कि आपको अकाउंट्स डिटेल देने होंगे, ताकि कोई भी अगर आपका रिफंड हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको अलग सा एप्लीकेशन करने की जरूरत ना पड़े। दूसरा है कि जब आप आपका इनपुट दोगे, डेटा भरोगे, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरोगे, तो उसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट स्कैन कर अपलोड करने हैं। 150 डीपीआई के साथ आपको स्कैन करने। 150 डीपीआई आप दिमाग से थोड़ा सा हटा दीजिए, आपको रीडेबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और लेकिन ये आप जब स्कैन करोगे तो एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं।
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने, कोई भी फोटोकॉपी या जेरॉक्स को स्कैन कर कर अपलोड नहीं करना है। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखना है। अगर आपको स्कैनिंग के बारे में पता नहीं है, अगर आप उतना नहीं कर सकते हो, तो इस बार आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, तो उसके लिए 17,000 से भी ज़्यादा सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर आपके लिए अवेलेबल होंगे। हर एक का डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट उनको वेबसाइट पर मिल जाएगा। सभी रिक्वायर्ड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वो भी आपको रजिस्ट्रेशन में पूरी तरह से फ्री में हेल्प करेंगे। अगर आपसे कुछ बातें नहीं हो रही तो आप उनकी हेल्प ज़रूर ले सकते हो। आपको ध्यानपूर्वक रजिस्ट्रेशन करना है। अगर सीएससी आपकी हेल्प करेगी, लेकिन पूरी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। हर एक स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या डेटा इनपुट भर रहे हो, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, रीडेबल है, ये पूरी ख़्याल आपको ही रखना है। जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी दिया है उन्होंने, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा-सा हम डिस्कस करते हैं, तो सभी को आपका 10th का एडमिट कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, आपको बर्थ वेरिफिकेशन करने के लिए चाहिए। तो अगर आपका एडमिट कार्ड बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास लगता है कि हो नहीं होगा, तो बर्थ सर्टिफिकेट आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सभी के लिए 10th की अपनी मार्कशीट या मार्क स्टेटमेंट, 12th का मार्क स्टेटमेंट या मार्कशीट। उसी प्रकार अगर आप डोमिसाइल हो वेस्ट बंगाल के, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया हुआ आपको या वहाँ पे देना होगा। कौन अथॉरिटी है, किसका आपको चाहिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसका फॉर्मेट भी उन्होंने दिया है। उसी प्रकार जो एससी, एसटी, ओबीसी, ए और बी के जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हुए स्टूडेंट्स हैं, उनको उनके कैटेगरी का कैटेगरी सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया हुआ। उसी प्रकार अगर आप पीडब्ल्यू और टीएफडब्ल्यू में अगर जाना चाहते हो, अगर उनकी सीट का जो फायदा आप लेना चाहते हो, तो उनके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। उन्होंने उनका इश्यूइंग अथॉरिटी और फॉर्मेट दोनों दिया है, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, वहां आप जाकर उसको देख सकते हो। यही और अगले स्टेप की तरफ जाते हैं, तो दूसरा स्टेप फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, तो अपलोड करने के बाद वो डॉक्यूमेंट जाएंगे वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर में आपके वेरिफिकेशन के लिए, और वहां पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अगर सही तरीके से जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपने जितना भी डेटा इनपुट किया है, उससे एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट अगर आपने अपलोड किए हैं, तो फिर आपके अगर अच्छे डॉक्यूमेंट, आपने पूरे जितने भी चाहिए उतने डॉक्यूमेंट अच्छी क्वालिटी के अगर आपने अपलोड किए, तो सारे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होंगे। एक्सेप्ट होने के बाद आपको एसएमएस से आपको उनका स्टेटस पता चल जाएगा। अगर एक्सेप्टेड है आपके सभी डॉक्यूमेंट, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए अगर रिजेक्ट होते हैं, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत है। आपको एसएमएस से प्राप्त होगा आपका स्टेटस। अगर रिजेक्टेड है, तो फिर आपको अपील करनी होगी, आपको कांटेक्ट करना होगा उनका सेंट्रल कंट्रोल रूम या फिर वेस्ट बंगाल जेई का जो बोर्ड है, उनका ऑफिस में आपको कांटेक्ट करना होगा। आप जो भी डिस्क्रिपेंसी आई है, या फिर जिस कारण से आपका एप्लीकेशन आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट उन्होंने रिजेक्ट किए हैं, आपको उनकी जो डिस्क्रिपेंसी उसे दूर करना होगा। उनकी अगर कोई मांग है, तो आपको उनको कंप्लीट करना होगा, और अगर उनका समाधान आप कर पाए, तो फिर आपका रिजेक्शन का स्टेटस चेंज हो सकता है। जो भी फाइनल डिसीजन होगा, वो वेस्ट बंगाल जेई का जो बोर्ड है, उनका फाइनल डिसीजन होगा और आपको बंधनकारक होगा। दूसरी एक स्टेज है कि आप हो सकता है कि अनक्लियर डॉक्यूमेंट आप उनको अनरीडेबल रीड नहीं हो पा रहे, कुछ धुंधले से डॉक्यूमेंट अगर आप करते हो अपलोड, तो फिर उसके लिए भी आपको उनका एसएमएस से आपको पता चल जाएगा। अगर आपने लॉगिन किया, तो भी आपको आपका स्टेटस पता चल जाएगा। और फिर उस ऐसी अगर स्थिति में अगर आपने डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से रीडेबल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, तो हो सकता है कि आपको बताया जाए कि आपको एक बार उसे री अपलोड करना पड़े, आपको फिर से डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से स्कैन करके री अपलोड करना पड़ेगा। यही स्टेप दोबारा होगा, फिर से वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर में जाएंगे, वहां पे आपका वेरिफिकेशन होगा, और अगर एक्सेप्टेड है, तो फिर इस प्रकार का एसएमएस स्टेटस आपके लॉगिन में मिल जाएगा। आपको पूरा इस सिस्टम में ध्यान रखना है, आपको बार बार लॉगिन करना है, बार बार एसएमएस की तरफ ध्यान देना है। तो आपको वर्किंग मोबाइल नंबर देना होगा वहां पे, जिसपे आसानी से आपको अलर्ट आ सके, या फिर फ्रीक्वेंटली आपको आपके अकाउंट में भी लॉगिन कर कर देखना होगा। सभी स्टेजेस के सभी के आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको पर्टिकुलर एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। बाद में जब टाइम टेबल पूरा आ जाएगा, तो उस समय भी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि जो आप फॉर्म भरोगे, जो इनपुट आप दोगे, जो डॉक्यूमेंट आप दोगे, और जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होगे, उसके हिसाब से ही आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड है, उसका आपको सीट, अगर आपने टीएफडब्ल्यू के लिए टीएफडब्ल्यू सीट के लिए अप्लाई किया है, डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, लेकिन वो रीडेबल नहीं है, फिर रिजेक्ट किया है आपका अगर इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको सीट टीएफडब्ल्यू का अलॉटमेंट नहीं होगा। और अगर आपने
आपने ऑप्शन भी दे दिए, चॉइस भी दे दिए, तो अपने आप सिस्टम उसको रिमूव करेगी। चलो दूसरी बात तो मुड़ते हैं कि चॉइस फिलिंग, ये भी एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज है और उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो भी बन सकता है। बहुत सारी गलतियाँ यहाँ होती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जितनी आपने मेहनत ली है मार्क्स कमाने में, रैंक कमाने में, वही मेहनत, वही आपको यहाँ पे भी लेनी चाहिए चॉइस फिलिंग करते समय या फिर ये काउंसलिंग सिस्टम समझते समय। तो उतनी ही आप यहाँ पे ढीले मत पड़िएगा। आपको अगर थोड़ी-सी भी गलती होती है तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आपने पूरी सिस्टम समझ ली तो आप कम मार्क में भी अच्छी कॉलेज में अच्छी सीट पा सकते हो। अगर आपने उस पे ध्यान नहीं दिया काउंसलिंग सिस्टम में तो हो सकता है कि आपके अच्छे मार्क्स भी आपके काम ना आए। तो जितने भी आपने रैंक कमाई है, जितने भी मार्क्स आपने कमाए उसका अच्छी तरह से यूटिलाइज़ेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए चॉइस फिलिंग एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज है आपके लिए, क्योंकि ये आप फ़िल करने वाले, ये आप इनपुट देने वाले और उस पे डिपेंड होगा आगे का सब मामला। तो दोस्तों मैं आपसे आपको फिर यहाँ कहूँगा, एक सेपरेट वीडियो के ज़रिए में मैं आपको बताऊँगा कि चॉइस फिलिंग कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होता है उसमें, कौन-कौन सी कॉमन गलतियाँ जो स्टूडेंट्स करते हैं और जिसका उनको खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। तो उसके लिए हम अलग से भी बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ जान लेंगे कि आपने भरे हुए डेटा के अनुसार, आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार आपके लिए ब्रांच चॉइस का सिलेक्शन उपलब्ध होगा। आपको प्रायोरिटी के हिसाब से, यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अपने प्रायोरिटी के हिसाब से चॉइस अरेंज करने हैं, क्योंकि उसी अरेंजमेंट के हिसाब से आपको होगा अलॉटमेंट। सिलेक्शन के लिए आसानी हो इसलिए आपको चॉइस अल्फाबेटिक ऑर्डर में दिखेंगे, आप वहाँ जाकर आसानी से सर्च भी कर पाओगे। तो इंटरफेस आपको सुलभ हो, आपको अच्छा हो, आपको आसानी हो, इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होगा। उसी प्रकार टीएफडब्ल्यू की जो सीट होगी, वो सीट्स आपको हर कॉलेज, हर ब्रांच के लिए अलग से होगी। मतलब आपको टीएफडब्ल्यूज़ की सीट या फिर बिना टीएफडब्ल्यूज़ की सीट, दोनों भी चॉइसेस आपके वहाँ पे होगी। अगर आप एलिजिबल हो टीएफडब्ल्यूज़ की सीट के लिए, तो फिर आपको वो भी आप सीट पर क्लेम कर सकते हो और विदाउट टीएफडब्ल्यू के टैग वाला सीट पर भी आप क्लेम कर सकते हो। मतलब दोनों जगह पर आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपने कोई चॉइसेस नहीं दिए तो फिर आपको कोई सीट एक राउंड में नहीं मिलेगी, अगले राउंड में फिर से आप ट्राई कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा, हम फिर से उस पर डिटेल बात करेंगे। कुछ पॉइंट का यहाँ मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। बहुत ही सावधानी से चॉइस फिलिंग करें। जैसे कि मैंने कहा, गलत सिलेक्शन बड़ा नुकसानदेह साबित आपके लिए हो सकता है। चॉइस भरने के बाद उसे तय सीमा में लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। ऑटोमेटिक लॉक इस साल नहीं होगा। आपको खुद चॉइस फिलिंग करनी है और उसे वेरीफाई करने के बाद उसे लॉक करना है। उसकी प्रिंट निकाल कर रखनी है आपके पास कि आपने क्या-क्या चॉइसेस भरे। ऑटो लॉक सिस्टम की सुविधा इस साल बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो उससे एसोसिएटेड चॉइस सिस्टम रिमूव कर देगी। जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में भी बोला था, अगर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है, समझो जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था, फिर से मैं उसे दोहराता हूँ कि टीएफडब्ल्यू का लिए आपने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया था, लेकिन उसे अगर किसी कारणवश, गलत डॉक्यूमेंट की वजह से, अगर कोई भी कारणवश हो, अगर उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसका स्टेटस अगर रिजेक्टेड है, तो फिर अगर आपने टीएफडब्ल्यूएस की चॉइस फिलिंग करते समय सीट आपने सेलेक्ट भी की तो उससे चॉइस को सिस्टम ऑटोमेटिकली रिमूव कर दे। आपने अगर उसे कंफर्म लॉक किया हुआ हो तो भी सिस्टम उसे रिमूव कर देगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगली बात चलेंगे तो अगला एक स्टेज है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का स्टेज पूरा डिपेंड होगा आपने दिए हुए चॉइस और आपके रैंक के हिसाब से। दूसरे वीडियो में डिटेल उसके बारे में बात करेंगे। तो अलॉटमेंट में आपको लॉगिन करके भी पता चल जाएगा, एसएमएस से भी पता चल जाएगा, तय सीमा होगी उसके लिए, अलॉटमेंट की डेट्स होंगी, उस डेट को आपको पता चल जाएगा। आपके लॉगिन भी किया तो भी आपको पता चल जाएगा। एसएमएस से भी प्राप्त होगा कि आपको अलॉटमेंट क्या, कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिली है। उसके बाद आपको कुछ एक्शन आपकी तरफ से एक्सपेक्टेड है सिस्टम को। तो क्या-क्या एक्शन है उसमें? आप एक कर सकते हो उसमें कि आप जो सीट आपको मिली है उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और फ्रीज कर सकते हैं। मतलब जो सीट आपको मिली है वो आप एक्सेप्ट करना है और फ्रीज करना है। इसका मतलब ये है, आपको जो चाहिए था वो मिला है और अब आप आगे नहीं जाना चाहते हो। जो सीट आपको मिली वही आपको चाहिए थी। आपको अब आगे कुछ करना नहीं है। आप एक्सेप्ट कीजिएगा और फ्रीज कीजिएगा, बात खत्म। दूसरी बात आप कर सकते हो, दूसरा एक ऑप्शन आपके लिए होगा, आप जो मिली है उस सीट को एक्सेप्ट कीजिएगा और बेहतरी के लिए चले जाइएगा। अगर समझो मुझे मेरी चॉइस भरे है, मुझे 5th नंबर का मुझे मिला है इस राउंड में, मैं चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, मुझे अगर नहीं मिला दूसरा तो 5th भी मुझे चलेगा।
बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही माइंडसेट होता है कि जो मिला है उसे रखना है और बेहतरी के लिए जाना है। तो एक्सेप्ट कीजिएगा और अपग्रेडेशन के लिए मैं अगले राउंड में, अगले साइकिल में ट्राई करूँगा कि मुझे बेहतर ऊपर की सीट मिले। तो चॉइस फ़िल करते समय ऐसे ही चॉइस फ़िल करें आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से। अगर मुझे 5वां मिला है तो 5वें से बेहतर ही अगले 4 ऑप्शन होने चाहिए ऊपर के। तो मैं यहाँ पे आप ये कर सकते हो, एक्सेप्ट कीजिएगा और अपग्रेडेशन के लिए आप चूज़ कीजिएगा, वहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए येस या नो आपको डालकर जाना है। तीसरी बात है कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया, तो आप छोड़ दिया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, सीट फ्रीज भी नहीं किया, एक्सेप्ट करने से अपग्रेडेशन का भी आपने ऑप्शन नहीं चुना, कुछ भी नहीं, आपने लॉगिन ही नहीं किया, तो फिर क्या होगा? इन 3 स्थिति का डिटेल में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो पहली स्थिति है एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो आप। अगर आप एक्सेप्टेड है सीट, आपको आपके मनचाहा सीट आपको मिला है, तो फिर आप क्या कीजिएगा, सीट एक्सेप्टेंस फी आप भर दीजिएगा। गवर्नमेंट और टीएफडब्ल्यू की सीट अगर मिली तो 5,000 रुपए, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट को सीट मिलती है तो 40,000 रुपए आपको भरने होंगे। तो आप भर दीजिएगा, सीट आप एक्सेप्ट कीजिएगा। जब आप फीस भरोगे तो फिर आप डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपके लिए एनेबल होगा, आप डाउनलोड कर पाओगे। आप लेटर डाउनलोड करके रखिएगा। तय सीमा में जब रिपोर्टिंग का समय आएगा, आपके लिए कोई डेट दी जाएगी, उस समय आपको जाना है इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग के लिए। वहाँ पे फिजिकल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और तब तक आपका जो ये एडमिशन है, तब तक ये सीट है आपका प्रोविजनल होगा, उसके बाद ही वो कंफर्म होगा। तो कुछ बातें ऐसी है कि इसका मतलब आपने ये ऑप्शन चुन लिया, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन आपने चुन लिया, इसका मतलब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जो आपको सीट मिला है और आप आगे कुछ भी नहीं जाना चाहते, आप बेटरमेंट भी नहीं चाहते हो, मतलब आप अपग्रेडेशन भी नहीं चाहते हो और आपको अब अगले राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं होना है। आपको जो मिला है वो ही आपका टारगेट था और आपको मिल गया है, इसलिए आप फ्रीज कर दोगे और इस सिस्टम से आप बाहर हो जाओगे, आपकी सीट आपके लिए मिल जाएगी आपको। दूसरी बात है कि अगले राउंड, जैसे कि मैंने कहा, अगले राउंड साइकिल में आप शामिल नहीं हो पाओगे, आप सिस्टम के बाहर हो जाओगे। दूसरी बात है कि दूसरा एक ऑप्शन है आप एक्सेप्ट विथ अपग्रेडेशन के लिए। ये बहुत सारे स्टूडेंट चूज करेंगे और करना भी चाहिए। अगर आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलता है, दूसरा कौन सा भी चॉइस मिलता है, तो आपको एक्सेप्ट विथ अपग्रेडेशन ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगले राउंड में आपको अच्छा उससे ऑप्शन मिले और बेटर मिलता है तो क्यों छोड़ना है उसे। तो आखिर तक लड़ना, यही स्ट्रैटेजी अच्छी होगी। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ऑप्शन चूज करके एक्सेप्ट विद द अपग्रेडेशन। आपको क्या करना है, जब आप सीट एक्सेप्ट करोगे तो उस समय आपको अपग्रेडेशन के लिए यस बोलना है। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस भी जो तय की है गवर्नमेंट और टीएफडब्ल्यू सीट के लिए 5,000 रुपीज और गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए 40,000 रुपए आपको भरने हैं। और उसके बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर कर रखना है, क्योंकि आपने अपग्रेडेशन चुना है तो आपको फिर राह देखनी है अगले साइकिल में या उसी सेम साइकिल में, सेम राउंड में आपको अगर सीट अपग्रेड होता है तो आपको उस पर ध्यान रखना है। जब तय सीमा होगी, टाइम लिमिट होगी, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, एसएमएस से भी पता चलता है या फिर आप बार-बार अगर आपने फ्रीक्वेंटली लॉगिन करके देखा तो भी आपको आपको अपग्रेडेशन का आपका स्टेटस पता चलता जाएगा। और ये ऑप्शन चूज करते हो आप, इसका मतलब ये है कि आपको जो सीट मिला है वो आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, लेकिन उसमें बेहतरी भी आप चाहते हो। अगर बेहतर नहीं हुआ तो जो मिला है वो आप लेने के लिए तैयार हो। इसका मतलब ये है, आपने जब एक्सेप्ट विथ अपग्रेडेशन किया है तो मतलब ये सीट मुझे चाहिए, अगर मुझे, लेकिन मैं अपग्रेडेशन के लिए जा रहा हूँ, अगर अपग्रेडेशन होता है तो ठीक, नहीं तो ये सीट मुझे चलेगी, इसका ये अर्थ होता है। याद रहे, ये एक बात आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपने ये ऑप्शन चुन लिया तो आप अपने चॉइस बदल नहीं पाओगे। अगर आपको 4th नंबर का चॉइस मिलता है तो ऊपर की 3 आप बाद में नहीं बदल पाओगे। जो आपने ऑप्शन फॉर्म भरा है, जो आपने चॉइस फॉर्म भरा है, जो चॉइस फिल किए, उसे आप नहीं बदल पाओगे। इसलिए जब पहली बार आप भरोगे तो आप पूरी ध्यान से भरिएगा, ताकि आपको ये ऑप्शन चुनने के बाद आगे दिक्कत ना हो। अगर आप अपग्रेडेशन भी होता है आपका तो करंट सीट अपने आप चली जाएगी और अपग्रेडेड सीट आपको अपने आप अलॉट हो जाएगी। तो चलिए, दूसरा ऑप्शन है अपग्रेडेशन। जो बात हमने की उसमें कुछ की पॉइंट्स है, उसका डिस्कशन करेंगे। तो अपग्रेडेड के ऑप्शन के साथ अगर आप सीट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको उसी साइकिल में, इस साल ये नया फीचर उन्होंने ऐड किया है कि आपको सेम साइकिल में, सेम राउंड में भी हो सकता है कि कोई अगर सीट छोड़ता है, किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो फिर उसकी जो खाली रही हुई सीट आपको, अगर आप बेटरमेंट के लिए जाते हो, आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हो और अवेलेबल अगर सीट है तो आपको उसी साइकिल में या फिर अगले साइकिल में, अगले राउंड में भी मिल सकता है। यदि अपग्रेडेशन होता है तो आपको एसएमएस से आपको सूचित किया जाएगा,
स्टूडेंट को भी आपको अपने लॉगिन में चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर अपग्रेडेशन होने के बाद भी आपको एक्शन लेनी होती है और वो एक्शन अगर आपने नहीं ली तो फिर आपका अपग्रेडेशन का भी सीट जाता है और पिछला भी जाता है। तो आपको ये भी बहुत ही ध्यान रखना है आपको कि अपग्रेडेशन आपको समय पर तय सीमा जितनी भी होगी टाइम लिमिट उसके अंदर आपको ऑप्शन आपको देने होते हैं वहां पे। जब आपका अपग्रेडेशन होता है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा मैंने, अपग्रेडेशन होता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि फ्रीज विद अपग्रेडेशन नो, कि अब जो अपग्रेडेशन होकर सीट मिली मैं उससे फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, अब मुझे फर्दर आगे का अपग्रेडेशन नहीं चाहिए। आप वो एक्शन सीट कर चूज कर सकते हो। आपने फ्रीज किया, चलो आप हो जाएगा आपका वो सीट कंफर्म, आपको अपना डाउनलोड करना है आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर और रिपोर्टिंग की राह देखनी, आप सिस्टम के बाहर हो जाओगे। दूसरी बात है कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हो जो अपग्रेड हुआ सीट, लेकिन और भी आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो तो आप यस बोल दीजिएगा। अगले अपग्रेडेशन के लिए आप चले जाओगे, अगले राउंड में अगले साइकिल में फिर से आपको अपग्रेड होना है, इसका मतलब है। लेकिन आपको एक्शन तो लेनी है, या अगर आपने ऑप्शन नहीं ली, एक्शन नहीं ली सॉरी, तो आपको जैसे कि मैंने कहा कि आपकी जो करंट सीट है वो भी जाएगी और जो अपग्रेडेड सीट मिली थी आपको वो भी जाएगी। आपको फिर रास्ता धरना होगा अगले राउंड का। तो अपडेशन की वजह से अगर फीस में, अगर समझो आपका अपडेशन होता है, कुछ फीस में पॉजिटिव डिफरेंस आता है तो आपको उसको भरना होगा। अपडेशन के बाद आपको जो ऑप्शन दे, जो मैंने दो बताए ऑप्शन, ये जो दो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, ये दोनों ऑप्शन फ्रीज अपग्रेडेशन के लिए नो या फिर यस, ये दोनों में से जब आप चूज करते हो ऑप्शन और फिर कोई पॉजिटिव फीस में डिफरेंस होता है तो आपको फीस भी भरनी होगी। जब आप फीस भरोगे, पॉजिटिव अगर कुछ आती है तो वो फीस भरोगे तब आपका एक कंप्लीट हो जाएगा स्टेप, अदरवाइज नहीं। अगर आपने ऑप्शन सिर्फ चूज कर लिया, फ्रीज किया, अपग्रेड के साथ नो किया, अपग्रेड के साथ यस भी किया सीट एक्सेप्ट कर, लेकिन अगर आपने फीस नहीं भरी तो भी आपकी सीट चली जाएगी। तो आपको ये ऑप्शन देने के साथ साथ आपको फीस भी भरनी है। अगर आप अपग्रेडेड सीट एक्सेप्ट करने में या कोई डिफरेंस है तो फी भरने में नाकामयाब रहे, जैसे कि मैंने कहा आपकी पहली और अभी की जो अपग्रेडेड सीट है दोनों चली जाएगी। तो जैसे कि फिर एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चुन लिया तो आपको चॉइस में बदलाव आप लोग नहीं कर पाओगे आगे। तो चलिए फिर से कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जो तीसरा ऑप्शन है डू नथिंग, अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो फिर क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आपने लॉगिन ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं चला कौन सा सीट है, आपने देखा ही नहीं जाकर वहां पे, या फिर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो उस राउंड में। तो उसमें क्या होगा कि आपको मिली हुई सीट को वैकेंट माना जाएगा और अगर उसी साइकिल में उसी राउंड में अगर कोई सीट मांग करता है अपग्रेडेशन के थ्रू तो उसको मिल जाएगी, आपकी सीट तो वो थी ही नहीं। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट को कुछ नहीं हासिल होगा। हाँ, अगर आप चाहे तो अगले राउंड में आप शामिल हो सकते हो, लेकिन अगले राउंड में कुछ तो एक्शन आपको लेना ही होगा। तो चलिए बात करते हैं कि सेकंड राउंड, सेकंड साइकिल में कौन कौन शामिल हो पाएगा। ये फर्स्ट का हमने देखा, अभी देखेंगे कि सेकंड साइकिल में, सेकंड राउंड में कौन शामिल होगा। तो जिनको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है लास्ट राउंड में, पिछले राउंड में या पिछले साइकिल में, अगर कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उन लोगों को री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की भी जरूरत नहीं होगी, वो सेकंड राउंड में सेकंड साइकिल में चले जाएंगे। अलॉटेड बट सीट नॉट एक्सेप्टेड, जिनको अलॉटमेंट हुआ था लेकिन उन्होंने सीट एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, जो डू नथिंग वाला ऑप्शन है वो उनके आ गया भाग्य में, तो वो लोग को भी नया रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं, नए डॉक्यूमेंट अपलोड करने की भी कोई जरूरत नहीं, वो चले जाएंगे सेकंड राउंड सेकंड साइकिल में। एक्सेप्टेड अलॉटेड सीट उन्होंने एक्सेप्ट की है, अपग्रेडेड मतलब जो अलॉट हुई थी वो, या फिर अपग्रेड होने के साथ, डबल अपग्रेड भी होता है जो अंदर उसी साइकिल में अपग्रेड भी हुआ, लेकिन फर्दर अपग्रेडेशन के लिए अगर उन्होंने बोला है तो वो लोग भी सेकंड राउंड में जाते हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, कोई नया डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। जो लोगों ने कोई भी उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है लेकिन उनके डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी थी, उसकी वजह से उन्हें कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो उनको डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी आई थी वो उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और फिर उसके बाद वो उस राउंड में शामिल हो पाएंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया अभी तक, वो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर इस राउंड में साइकिल में शामिल हो सकते हैं। उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना, वेरिफिकेशन, बाकी की जो स्टेज है पहली शुरुआती, वो सभी करनी होगी। तो ये लोग शामिल हो पाएंगे, सिर्फ इतने ही लोग सेकंड राउंड में सेकंड साइकिल में शामिल हो पाएंगे।
दूसरी बात है कि विथड्रॉल और रिफंड ऑफ फीस के बारे में थोड़ी-सी जानकारी हम हासिल करेंगे। तो किसी भी साइकिल राउंड के दौरान किसी भी स्टेज पर आप अपना क्लेम जो सीट आपको मिले उसे विथड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको अगले आने वाले राउंड में साइकिल में आप शामिल नहीं होंगे। अगर आपने विथड्रॉ किया है आपका एडमिशन, जो सीट आपको मिली उसका अगर आपने क्लेम विथड्रॉ कर दिया, तो फिर आपको अगले आने वाले राउंड में अगले अगले आने वाले काउंसलिंग सिस्टम में आप शामिल नहीं हो पाओगे। दूसरी बात है कि अगर आपने प्रोविजनल एडमिशन फीस भरने के बाद एडमिशन आपने कैंसल कर दिया, तो विथड्रॉल कर दिया, तो आपकी फीस काउंसलिंग होने के बाद, पूरी काउंसलिंग सिस्टम होने के बाद 60 दिन के अंदर-अंदर अपने आप आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। उसके लिए आपको अलग सा कोई एप्लीकेशन भरने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप बीच में ही करते हो, प्रोविज़नल एडमिशन कैंसल कर लेते हो, तो आपको ये पूरा सिस्टम होने के बाद 60 दिन के अंदर वो रिफंड कर देंगे। आपने सीट एक्सेप्ट की, प्रोविज़नल एडमिशन फीस भी भरी और उसके बाद अगर आपने आपका कॉलेज जॉइन नहीं किया, तो फिर आपने जो भरी हुई प्रोविज़नल एडमिशन फीस है, उसका कुछ हिस्सा नियमानुसार जो भी प्रचलित नियम होंगे, जो भी बोर्ड निर्णय लेगा, उतनी फीस आपको रिफंड होगी। अभी वो कितनी होगी, उसके नियम क्या होंगे, उसके बाद में आपको जारी किया जाएगा नोटिस के थ्रू। तो चलिए कुछ जाते-जाते कुछ पॉइंट्स पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो काउंसलिंग के कम से कम 3 राउंड होंगे। फ्रेश स्टूडेंट्स हर राउंड के पहले रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आपने पहले रजिस्टर किया, सिंपल फंडा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन एक बार कर दिया तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर एट एनी स्टेज बिगिनिंग ऑफ द राउंड। किसी भी एक राउंड के पहले वो फ्रेश स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से हर राउंड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजर्व कैटेगरी और टीएफडब्ल्यू की जो बची हुई सीट है ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं होगी। जैसे जनरली टीएफडब्ल्यू के साथ साथ जो ओवर एंड अबव कोटे की सीट्स होती है, जैसे कि पीआईओ होगा, सीआईडब्ल्यूजीसी होगा, फॉरेन नेशनल की सीट्स होंगी, तो वो सीट्स सुपर न्यूमररी कोटे में आती है। वो सीट अगर खाली रहती है तो फिर वो भरी नहीं जाती है, वो खाली ही रहती है, तो कैटेगरी ओपन कैटेगरी या फिर जनरल कोटे में कन्वर्ट नहीं होगी। हाँ, लेकिन इतना एक हो सकता है कि कैंडिडेट को सेम इंस्टीट्यूट में सेम ब्रांच में अगर सीट कैटेगरी रिजर्वेशन में अपग्रेडेशन का चांस होता है तो वो ऑटो होगा, ऑटोमेटिकली आपको अपग्रेडेशन मिल जाएगा। लेकिन वो सेम इंस्टीट्यूट में और सेम ब्रांच में, अगर आपको कोई एक इंस्टीट्यूट में ब्रांच मिली है और अगर आपको ये कैटेगरी की सीट्स खाली है, तो फिर आपका ऑटो अपग्रेडेशन उस सिर्फ आपकी सीट का टाइप चेंज हो सकता है, बाकी आपको उसका फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा बात है कि ज़रूरत पड़ने पर एडिशनल राउंड भी ले जा सकते हैं। उसके रूल्स और बाकी डिटेल्स बोर्ड की तरफ से जारी किए जाएँगे आपको डिटेल्स में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन बची हो तो मुझे बताइए कमेंट्स में, उसके बारे में हम कमेंट्स में डिस्कस करेंगे। कोई आपके मन में है सवाल तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके जवाब देने की। जाते-जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाली पूरी काउंसलिंग में इस साल फॉलो करने वाला हूँ। पहली बार मैं वेस्ट बंगाल जेईई के काउंसलिंग फॉलो कर रहा हूँ। तो सारी बातें मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। सिमिलर है महाराष्ट्र की काउंसलिंग और यहाँ की काउंसलिंग, थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो जो कुछ बारीक जो कुछ बातें होती हैं जो मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगले राउंड जैसे-जैसे राउंड बढ़ेगा, जैसे-जैसी बातें बढ़ेगी तो उसके बारे में हम फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। हो सकता है जितनी हो सकता है उतनी मदद मैं स्टूडेंट्स को करना चाहूँगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि कि नए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिले। चाहे तो आप उसे दोस्तों में शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। Thank you.